सभी देशवासियों को चित्रकूट त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से लीजिए, मैं एक बार फिर हाजिर हो गया हूं और इस बार हम उत्सर्जन तंत्र वाले टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को यही गुजारिश करूंगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। बस यही आप लोगों से प्रार्थना करता हूं और यही मैं अपेक्षा भी रखता हूं आप लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र की। उत्सर्जन तंत्र की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बातों को फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, जो मेरा फर्स्ट पार्ट था इसका पाचन तंत्र का, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पाचन तंत्र क्यों आवश्यक होता है। पाचन तंत्र में क्या होता है, पदार्थ शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। देखिए, हमारे शरीर में जोड़ने और तोड़ने की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको हम सामान्य भाषा में मेटाबॉलिक क्रियाएं कहते हैं, यानी कि उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। तो चलिए, उत्सर्जन तंत्र के बारे में मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। आप लोग जरा मन से इसका जवाब देना। अगर हम 4-5 दिन तक अपने घर में झाड़ू ना लगाए तो कैसा महसूस होगा? मैं जानता हूँ आप लोगों का जवाब होगा कि बहुत ही बुरा महसूस होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसी तरह हमारे शरीर में बहुत से ऐसे अनवांटेड सब्सटेंसेस बन जाते हैं, यानी बहुत सारे अवांछनीय पदार्थ हो जाते हैं जिनका शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती है। कुछ विषैले होते हैं, कुछ विषैले नहीं भी होते हैं, लेकिन शरीर में इनकी आवश्यकता नहीं होती है। तो उन अपशिष्ट पदार्थों को या उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की पूर्ण प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। जैसे नाक में या आँख में या अपने मूत्र के रूप में या मल के रूप में जितनी भी चीज़ों को हम शरीर से बाहर त्यागते हैं, ईयर वैक्स हो सकता है, इन सभी चीज़ों को पसीने के रूप में, कुछ स्वेटिंग मतलब कि कुछ खनिज लवण हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों को शरीर से बाहर त्यागना ही उत्सर्जन कहलाता है। और इसमें एक बड़ा रोल होता है हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र का। तो उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत हम लोग किडनी के बारे में पढ़ते हैं। इसका कारण ये है कि हमारे शरीर में सर्वाधिक, वैसे तो छोटा मोटा उत्सर्जन हर चीज़ का होता है, लेकिन सर्वाधिक उत्सर्जन जो वो होता है मूत्र के रूप में यूरिया का, या यूं समझ लीजिए कि नाइट्रोजनी पदार्थ का सर्वाधिक उत्सर्जन हमारे शरीर में होता है। वैसे सभी जीवों के शरीर में नाइट्रोजनी पदार्थ का ही उत्सर्जन सर्वाधिक होता है। कुछ पदार्थों में कुछ जीवों में ये जो उत्सर्जन है कुछ विशिष्ट प्रकार से होता है। तो चलिए मैंने आपको ये बता दूं कि ये उत्सर्जन एक्चुअल में नाइट्रोजनी पदार्थ का क्यों होता है। तो हमने पाचन तंत्र वाले वीडियो में पढ़ा था कि जब पेट में भोजन जाता है तो पेट में और छोटी आंत्र में ये जो प्रोटीन होता है ये टूटकर अमीनो अम्लों में बदल जाता है। अमीनो अम्ल का मतलब होता है अमोनिया, अमीनो ग्रुप, और उसके साथ में आपका एक एसिड ग्रुप जुड़ा होता है और बीच में कोई कार्बनीय पदार्थ होते हैं। अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल का अलग अलग सूत्र होता है। तो यदि ये अमीन ग्रुप यहाँ से हट जाए तो ये संपूर्ण जितना भी पदार्थ है ये हमारा लीवर इसको कार्बोहाइड्रेट्स में बदल के अपना काम चला लेगा। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में मात्र 20 प्रकार के अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। ये मैंने पाचन तंत्र में नहीं बताया था, मेरे को पता था कि भाई अगले वाले में बताएंगे तो ज़्यादा नोटिस होगा। तो देखिए, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। ये 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से हमारा शरीर बहुत बढ़िया तरीके से अपना स्वयं का प्रोटीन बना लेता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अपना स्वयं का प्रोटीन बना लेता है जो उसको चाहिए। जबकि हमने तो करोड़ों प्रकार के प्रोटीन अंदर खा लिए होते हैं, उसमें अरबों खरबों प्रकार के अमीनो अम्ल निकलते हैं भाई। हमें तो उसमें से मात्र 20 प्रकार के अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है, हमारा शरीर आसानी से ले लेता है। शेष अमीनो अम्लों का क्या होता है? तो शेष अमीनो अम्लों का हमारा लीवर इस अमोनिया को तोड़ देता है, मतलब अमीनो ग्रुप को तोड़ के अमोनिया में बदल देता है। ठीक है, अब यहीं से उत्सर्जन तंत्र की शुरुआत होती है। कुछ जीवों में तो अमोनिया सीधे ही बाहर निकल जाती है, लेकिन मनुष्य में क्या होता है कि लीवर को बड़ी जल्दी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। लीवर कहता है, हो ये तो बड़ा ही जहरीला पदार्थ है, शरीर को नुकसान कर देगा, तो वो फटाफट इसको ऑर्निथिन चक्र द्वारा यूरिया में बदल देता है। ये यूरिया ही हमारे शरीर का उत्सर्जी पदार्थ होता है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। इस तरह से ये यूरिया का सूत्र होता है। ये भी तो एक नाइट्रोजनी पदार्थ है जो अमोनिया से बना है। तो ये यूरिया ही यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकलती है। तो हम स्टडी इसी की करेंगे। अब हम अपने उत्सर्जन, जो मैं आज आप लोगों को वीडियो में बता रहा हूँ, इस उत्सर्जन को 2 भागों में बांटते हैं। पहली बात उत्सर्जन के प्रकार, दूसरा
उत्सर्जन तंत्र क्या कार्य करता है। तो मैं एक वीडियो में आपको उत्सर्जन के प्रकार बताऊंगा और एक में उत्सर्जन से क्या क्या कार्य होते हैं, उत्सर्जन के कौन कौन से कार्य होते हैं, तो इनकी 2 भाग बनाऊंगा। तो आप लोग जरूर देखना कि इसमें और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यदि अमीनो अम्ल टूटता है और टूट के डायरेक्ट अमोनिया में बदल जाता है, आप सब लोग जानते हैं अमोनिया जल में विलयशील होती है, इसलिए जितने भी जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव, जितने भी जलीय जीव होते हैं जैसे मछली, तो ये क्या करता है, इसमें जो प्रोटीन वाला जो पदार्थ होता है जिसको हम लोग अमीनो अम्ल का टुकड़ा कहते हैं, यानी कि अमोनिया, अमोनिया सीधे ही उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निकल जाती है और उत्सर्जी पदार्थ के रूप में ये सीधे ही जल में निकल जाती है, यानी ये सीधे ही अमोनिया का त्याग करते हैं जो जलीय जीव होते हैं। इसलिए जलीय जीवों को हम लोग बोलते हैं अमोनिया निकालने वाले, यानी अमोनिया निकालने वाले, अमोनो, अमोनो अमोनिया से बना अमोनो, अमोनोटिलिक, अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक, ये जो जीव होते हैं ये सीधे अमोनिया को बाहर निकालते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं वो जीव जैसे मनुष्य, मैंने आपको बताया यही अमोनिया बाद में यूरिया में बदल जाती है, तो मनुष्य यूरिया का निष्कासन करता है। इसीलिए जो स्थलीय जीव होते हैं जो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, मतलब पानी पीते हैं और पानी के रूप में, मतलब उत्सर्जन मूत्र के रूप में निकालते हैं, तो यूरिया क्या होता है, 2% मूत्र में 98% पानी होता है और 2% यूरिया होता है, यानी यूरिया निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो जितने भी स्थलीय जीव हैं जो मूत्र का निष्कासन करते हैं वो सभी जीव क्या करते हैं, यूरिया का निष्कासन करते हैं, इसलिए उन जीवों को यूरियोटिलिक बोला जाता है, यूरियोटैलिक। ये जो जीव होते हैं ये यूरिया का निष्कासन करते हैं। तीसरे नंबर पे जो जीव आते हैं, अब देखिए जैसे छिपकली आपने देखा होगा, जैसे पक्षी आपने देखा होगा, तो ये जो जीव होते हैं ये जीव पानी नहीं पीते, बहुत कम पानी पीते हैं, इनके शरीर में पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है और ये वातावरण से उतना पानी नहीं ले पाते जितना कि बाकी स्तनधारी वर्ग के जो जंतु हैं वो लेते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल पानी लेते हैं, इतनी सी चोंच होती है उसमें कितना पानी आएगा आप खुद सोच सकते हैं। वैसे इनका जो जल का पूर्ति है वो जीवों के शरीर में मौजूद पानी से ही हो जाता है। अब सवाल ये है कि फिर उत्सर्जन में तो बहुत सारे जल की आवश्यकता होती है, तो ये क्या करते हैं, तो आप सब सदस्य जरा ध्यान से देखिए, यही जो यूरिया होती है, यही जो यूरिया जो हमारे अंदर उत्सर्जन के रूप में निकलते हैं, यहाँ तक तो सेम है, मतलब अमीनो अम्ल टूटता है अमोनिया में, अमोनिया बनती है यूरिया में, लेकिन ये यूरिया इसमें से जल का अवशोषण हो जाता है और जल के अवशोषण के बाद यही यूरिया यूरिक अम्ल में बदल जाती है, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल में बदल जाती है, जिसको हम लोग आम भाषा में बीट कहते हैं। जैसे पक्षी बीट करते हैं ना, वो एक प्रकार का यूरिक अम्ल होता है। इसीलिए पक्षियों को, यानी कि जो एवीज वर्ग है, पक्षी वर्ग है वो, और जो अपने रेंगने वाले जंतु है जिनको सरीसृप कहते हैं, ये दोनों वर्ग के 99% जीव जो होते हैं वो यूरिक अम्ल का निष्कासन करते हैं, इसीलिए इन जीवों को बोला जाता है यूरिकोटैलिक। नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, हालांकि जो जीव सीधे ही अमीनो अम्ल को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निकालता है उसको हम अमीनोटैलिक बोलते हैं। तो अमीनोटैलिक, लेकिन जो अमीनो ग्रुप को, यानी कि अमीनो अम्ल में से अमोनिया को बाहर निकालते हैं, उनको हम अमोनोटैलिक बोलते हैं। जैसे जलीय जीव, जैसे मछली, तो अमोनोटैलिक हो गया, यूरियोटैलिक हो गया और यूरिकोटैलिक हो गया। तो अगर इस तरह से प्रश्न बनता है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अमोनोटैलिक होगा। जवाब होगा मछली, जवाब होगा ऑक्टोपस, जवाब होगा झींगा। तो ये जितने भी जलीय जीव हैं ये अपना उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया के रूप में जल में ही त्याग देते हैं, क्योंकि इनका तो जीवन ही जल में होता है, सीधे ही अमोनिया जल में घुल जाती है। जबकि अगर ऐसा प्रश्न आता है कि यूरियोटिलिक जीवों का उदाहरण, तो यूरियोटिलिक जीवों का उदाहरण स्तनधारी वर्ग, स्तनधारी वर्ग मतलब यूरियोटिलिक। इसी तरह से यदि आपके पास प्रश्न आता है यूरिकोटैलिक, तो यूरिकोटैलिक में वेरी सिंपल, वो सभी जीव आएंगे जो बीट करते हैं। जैसे आप छिपकली ले लीजिए, जैसे किसी भी प्रकार का कोई पक्षी ले लीजिए, ये सब बीट करते हैं, इसीलिए इनको हम यूरिकोटैलिक बोलते हैं, क्योंकि ये यूरिक अम्ल को शरीर से उप उत्पाद यानी कि वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकालते हैं। इसीलिए इन तीनों प्रकार के आप प्रकारों को याद रखना। ये उत्सर्जन के 3 प्रकार हैं जो मूल रूप से आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। 9th क्लास में भी ये चीज़ है। अब मैं आपको वृक्क की संरचना बताता हूँ, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में यूरिया को फिल्टर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं हमारी किडनी। और आपको पता है हमारे शरीर में 2 किडनी होती है
और दोनों किडनी, वैसे तो देखो हमारे शरीर में जो भी दो चीज़ भगवान ने दी है उसका बड़ा ही बढ़िया एक मतलब कि क्या कह सकते हैं अपने, ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही बढ़िया उसका यूज़ है। जैसे अगर आपको दो आंखें दिए तो आप उसको 3D देख पाते हैं, अगर आपके पास एक आंख हो तो आप 3D नहीं देख पाएंगे, आप केवल 2D देख पाएंगे। तो इसका भी उपयोग है, दो हाथ हैं इनका भी उपयोग है, दो पैर है, दो कान है, दोनों तरफ से सुनते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन हमारे शरीर में एक ही ऐसा पदार्थ है जिसको भगवान ने दो दिया है, वो है किडनी, जो दो तो दिया है लेकिन अगर मात्र एक किडनी भी हो तो हमारे शरीर में आराम से लाइफ टाइम यूरिया को फिल्ट कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं कि अगर एक किडनी में इतनी पावर होती है कि वो हमारे संपूर्ण शरीर की यूरिया को आराम से फिल्ट कर सकती है सारी जिंदगी। परंतु फिर भी मनुष्य के शरीर में भगवान ने दो किडनी दी है, ठीक है। तो हम उन दोनों किडनी की स्टडी करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना, आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि जो जल में रहने वाले जीव हैं वो अमोनोटिलिक, जो स्थल पे रहने वाले जीव हैं और पानी अधिक पीते हैं, मूत्र का निष्कासन करते हैं, यूरियोटिलिक, और जो दूसरे वाले जीव होते हैं वो सारे के सारे यूरिकोटिलिक होते हैं। अब हम दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं किसकी, हाँ बिल्कुल किडनी की। आप देखिए दो सेम के बीच के समान हमारे शरीर में किडनी होती है। ये देखिए मैंने बना दिया है, आप लोग इसको आराम से आनंद लेते हुए पढ़िए। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो 10वीं क्लास में अति महत्वपूर्ण है, 10वीं क्लास की दृष्टि से और आप लोग जो इस समय स्टडी कर रहे हैं उसके दृष्टि से भी यहाँ से बड़े प्रश्न बनते हैं। तो देखिए इसमें हमारा जो शरीर का जो अधिक से अधिक जो यूरिया है वो फिल्ट होकर मूत्र के रूप में यहाँ आता है, इसको हम लोग किडनी कहते हैं। ये नलिका होती है जिसको मूत्र नलिका बोलते हैं, और इसको ब्लैडर यानी कि संग्राहक बोल दिया जाता है। इसके बारे में कभी प्रश्न नहीं आता है। मेन चीज़ है किडनी के दो भाग होते हैं, ये वाला और देखिए इसको तो बोलते हैं कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। जबकि अंदर वाला भाग मध्यांश होता है, मध्यांश यानी कॉर्टेक्स, वल्कुट इसको भी हिंदी में बोल सकते हैं, और ये आपका मध्यांश हो गया। मध्यांश को हम लोग मेडुला बोल देते हैं। तो किडनी दो भागों से बनी होती है। यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि किडनी के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, मध्यांश और कॉर्टेक्स, यानी वल्कुट और मध्यांश, ठीक है। तो ये तो दो हो गए। अब देखते हैं ये छानती कैसे, मूत्र को कैसे अलग करती है, यानी यूरिया को छानती कैसे। सवाल है बहुत सिंपल है, इसमें हजारों करोड़ों की संख्या में छोटे छोटे जैसे अपने चाय पानी आप सब लोगों ने देखी होगी, जब उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, हम उसको बोल सकते हैं वो छानने की इकाई है। उसी प्रकार इसमें एक ऐसी संरचना होती है जो लाखों की संख्या में होती है, जिसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है, मूत्र को छानने की इकाई है। दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सक्रेशन, यानी उत्सर्जन की इकाई है, ठीक है। हम अगर मान लीजिए इसको हिंदी में बोला जाए तो परानिस्यंदन की क्रिया बोलते हैं। परानिस्यंदन का मतलब होता है, परानिस्यंदन मतलब कि एक बार हर चीज छान देना और उसके बाद उसको रीएब्जॉर्प्शन। इसीलिए मूत्र छानने की क्रिया का एक टेक्निकल नाम है जिसको हमने बोलते हैं परानिस्यंदन, ठीक है। निस्यंदन का मतलब छानना होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या हुआ, आप चाहें तो ये बना सकते, बड़ा सिंपल डायग्राम है। अब मैं आपको इसकी सिचुएशन बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको बोमांस कैप्सूल या जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है वो बताता हूँ कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या होती है। व्हाट इज नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या होती है। इसको हिंदी में वृक्काणु भी बोलते हैं, नेफ्रॉन। देखिए मैं एक संरचना बना रहा हूँ, हालांकि किताब में आपको इस तरह की संरचना हो सकता है ना मिले, लेकिन ये हमारे उत्सर्जन तंत्र को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक संरचना है जो मैं बना रहा हूँ। नेफ्रॉन की ये संरचना नहीं होती है, ये सिर्फ आपको सरलता के लिए बता रहा हूँ। नेफ्रॉन की एक सिंपल सी संरचना बना के हम देख रहे हैं कि भाई नेफ्रॉन क्या होता है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये छोटी सी नलिका है और इसके बाद में ये संग्राहक नलिका हो गई, आप देख रहे हैं इस तरह से ऐसे हजारों बोमांस कैप्सूल इसमें फिट होते हैं,
ठीक है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, मैंने आप लोगों को किडनी के बारे में बताया था, तब मैंने आपको ये बताया था कि सेम के बीज के समान इस तरह से होती है। अब जरा देखने वाली बात ये है कि इसके दो हिस्से हो गए, वलकुट और ये वाला क्षेत्र। देखिए जो वलकुट वाला क्षेत्र होता है, यानी कि जो बाहर वाला क्षेत्र होता है, वो तो इतना हिस्सा स्थित होता है, जबकि अंदर वाले क्षेत्र में ये वाला हिस्सा स्थित होता है। ठीक है, तो ये मैं इसकी पोजीशन आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब चलते हैं आप वापस से नेफ्रॉन पर। ध्यान से देखते रहना आप सभी लोग, क्योंकि ये 10 मिनट की संरचना बहुत ही खास संरचना है। और देखिए यहाँ से एक एफरेंट नाम की रुधिर वाहिनी आती है रुधिर लेकर, ठीक है, इसलिए मैं ये तीर का निशान बना देता हूँ। उसके बाद में एक आती है यहाँ पर, जो रुधिर को आराम से बाहर निकाल के ले जाती है। अच्छा, ये सांप की तरह इस पर लिपटी रहती है। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये संरचना आपको बुक में नहीं मिलेगी, मैंने केवल आसानी के लिए इस संरचना को बनाया है ना। ये जो है ना कॉन्वोल्यूटेड लूप होता है, ये डिस्टल होता है और ये प्रॉक्सिमल होता है, इस तरह से ये इनके नाम हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रक्चर ये आपस में भी मिली होती है, लेकिन मैं केवल और केवल इसके मैकेनिज्म को बताने के लिए आपको ये चित्र बना रहा हूँ। इस चित्र का कॉम्पोजिशन मेरा स्वयं का है, केवल विद्यार्थियों को समझने के लिए बनाया है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये इसको बोमांस कैप्सूल यानी बोमन संपुट बोला जाता है। बोमांस कैप्सूल यानी कि बोमन संपुट, हिंदी में लिख देता हूं बोमन संपुट। संपुट यानी कैप्सूल, संपुट। ठीक है, कैप्सूल जैसा होता है। और इसके अंदर एक गुच्छा होता है जिसको केसिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इसको या तो ग्लोमेरुलस बोल दीजिए, ग्लोमेरुलस, अथवा इसका एक नाम हुआ हिंदी में केसिका गुच्छ। केशिका, नॉट कोशिका, केशिका गुच्छ। देखना ध्यान से जरा। अब मैं आपको पुनः एक बार रुधिर की संरचना बताता हूँ, 1 सेकंड का काम है। रुधिर की संरचना, रुधिर यानी कि ब्लड। ब्लड में आप सब लोग जानते हैं 55% पानी जैसा प्लाज्मा होता है और 45% कणिकाएं होती हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, प्लाज्मा एक ऐसा पदार्थ होता है, जब मैं हर वीडियो में कहता हूँ प्लाज्मा में शरीर में आने वाली हर चीज़ गुलित अवस्था में रहती है, हर चीज़ गुलित अवस्था में रहती है। यानी कि भोजनीय पदार्थ, खनिज, लवण, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, यहाँ तक कि यूरिया भी गुलित अवस्था में रहती है। ठीक है, इसी पानी जैसे प्लाज्मा के अंदर सारा खेल ही प्लाज्मा का यहाँ पर। तो जरा देखिए ध्यान से, क्या होता है कि जब ये रुधिर यहाँ से एंटर करते हुए केशिका गुच्छ में जाता है, आप देखिए ये एफरंट है और ये ई फ्रंट है। आप देखिए एफरंट चौड़ी है, ई फ्रंट पतली है। जो इफरेंट नलिका होती है पतली इसलिए होती है, जब यहाँ से प्रेशर के साथ रुधिर आता है और रुधिर यहाँ इन केशिका गुच्छों में से होता हुआ जब इस पतले वाले में से जाता है, तो इसका अधिकतर ब्लड प्लाज्मा छन कर बोमांस कैप्सूल में आ जाता है। अब इसमें तो काम की चीज़ें भी हैं। अच्छा, अब इधर से गाढ़ा खून इधर प्रवेश कर रहा होता है। देखो गाढ़ा खून यहाँ आ रहा होता है, आ रहा होता है, आ रहा होता है, और यहाँ से ये जो रुधिर का जो प्लाज्मा है ना, जिसमें बड़े उपयोगी पदार्थ में, इसमें यूरिया भी है, ये वाला पदार्थ यहाँ जा रहा होता है। तो अब जैसे ये यहाँ जा रहा होता है और जब ये यहाँ से क्रॉस करता है, गुजरता है, तो ये जो नलिका होती है ये इसमें से काम के पदार्थों को अवशोषित करना शुरू कर लेती है। तो अवशोषित करते करते जैसे खनिज लवण अवशोषित हो गया, और आगे चलो तो अमीनो अम्ल भी अवशोषित हो गया, और आगे चलो ग्लूकोज भी अवशोषित हो गया, और आगे चलो तो और भी काम की चीज़ें अवशोषित होते 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 ये द्रव जब यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ तक पहुँचता है, तो इसमें मात्र जल और यूरिया बचता है। 2% यूरिया होती है, ध्यान रखना। तो ये दो चीज़ें बचती हैं जो अंत में मूत्र के रूप में संग्राहक नलिका द्वारा ब्लैडर में चली जाती हैं और बाद में हम समय समय पर इसको त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से ये की प्रक्रिया के 2 रूप बताइए, कौन कौन से रूप होते हैं। ये छोटी क्लास के लिए बता रहा हूँ मैं। तो भाई एक तो होता है छानना, फिल्ट्रेशन। आप देखिए फिल्ट्रेशन से सारा कुछ इसमें आ गया। दूसरा होता है पुनर्अवशोषण, है ना, ये 2 होता है, इसलिए इसको हम परानिस्यंदन की क्रिया बोलते हैं। अब कंपटीशन एग्जाम में से प्रश्न यही आता है कि मूत्र में सर्वप्रथम, मूत्र को सर्वप्रथम या रुधिर को सर्वप्रथम छानने का कार्य कहाँ होता है? जवाब है बोमांस कैप्सूल में। उसके बाद अवशोषण कहाँ होता है? तो ये जो नीचे वाली लूप है, इसको हेनले की लूप कहते हैं, हेनले की नलिका, इसमें होता है। ठीक है, अब बाकी के जो पार्ट है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ मैंने हल्का सा हाईलाइट किया था ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने 2 बातों के बारे में जाना। पहला कि उत्सर्जन के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार होता है अमीनोटिलिक, अमोनोटिलिक, फिर उसके बाद में दूसरा हो गया आपका यूरियोटिलिक और तीसरा हो गया आपका यूरिकोटिलिक।
ठीक है, इनके बारे में। और दूसरा हमने किडनी की संरचना के बारे में जाना। ठीक है, अब किडनी की बाकी जो संरचना है ना वो हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।